आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इस फिगर को थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि बार बार फिगर के बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा उसकी समझ फैराडे में हेनरी द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों पर आधारित है। तो फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके आधार पर हम उसे समझेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और उसकी समझ जो फैराडे और हेनरी को थी वो हमको कैसे हो। ये फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके आधार पर हम समझेंगे। हम उनमें से कुछ प्रयोगों का वर्णन यहाँ करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट जो फैराडे और हेनरी ने किए थे उनको नीचे एक एक करके यहाँ दिखाया गया है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है 6.1। तो कह रहा है चित्र 6.1 में धारा मापी यानी एम्पियर मीटर जी से जुड़ी हुई एक कुंडली C1 दर्शाई गई है। तो इसको देखते हैं। ये देखिए धारा मापी यानी एम्पियर मीटर या गैल्वानोमीटर जिसको बोलेंगे। तो गैल्वानोमीटर जी है, ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और इसमें एक ये कॉइल लगी गई है C1 लगी हुई है। यही देखिए यहाँ पर ऐसे तार है, उसी तार को ऐसे कॉइल जैसे घुमा दिया गया है और यहाँ पर देखिए चुंबक रखा हुआ है मैग्नेट। इसका ये N पोल है और इसका ये S पोल है, साउथ और ये नॉर्थ। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जी उसका गैल्वानोमीटर यानी धारा मापी है और कुंडली C1 दर्शाई गई है जैसा अभी हमने फिगर में देखा है। गैल्वानोमीटर है और ये अब कुल मिला के गैल्वानोमीटर इसलिए लगाया गया है कि जब हम इस चुंबक में, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि परिवर्तन होना चाहिए, जब स्थिति में परिवर्तन होगा चुंबक के तभी यहाँ पर धारा उत्पन्न होगी। दो बातें थी कि जहाँ पर धारा का प्रवाह होता है तो वहाँ चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो इसका क्या उल्टा भी संभव है। तो उल्टा का मतलब क्या, चुंबक से भी धारा उत्पन्न हो सकती है। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि जो अल्टरनेटर है जो जनरेटर में बंधा रहता है एक इंजन में और इंजन को घुमाया जाता है, तो अल्टरनेटर में जो चुंबक बंधे रहते हैं उनमें लगातार परिवर्तन होता है और विद्युत धारा यानी करंट बनने लगती है। तो इसी प्रकार से इस चुंबक में हम परिवर्तन करेंगे और चुंबक में परिवर्तन से महसूस करेंगे कि कैसे यहाँ पर धारा उत्पन्न हुई। और जब धारा उत्पन्न होगी तो गैल्वानोमीटर यानी धारा मापी की जो सुई है, ये सुई में परिवर्तन होगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जब एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की ओर ढकेला जाता है तो धारा मापी का संकेतक विक्षेपित होता है जो कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिए ये जो चुंबक है इसका नॉर्थ पोल, N का मतलब नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव इस कुंडली की ओर है और दक्षिणी ध्रुव कुंडली से दूर है। तो जब इसकी स्थिति में तीर लगा हुआ है तो तीर मतलब ऐसे ऐसे परिवर्तन किया जाता है, ऐसे ऐसे नहीं, सापेक्ष परिवर्तन जो होगा। सापेक्ष हमने वर्ड पीछे यूज किया था। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम परिवर्तन ऐसे ऐसे करेंगे यानी इसको ऐसे ऐसे ले जाएंगे तो कुंडली और ये चुंबक के बीच जो दूरी है इसमें परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कुंडली का ये है दूरी और ये, अब इसको अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो सापेक्ष परिवर्तन नहीं होगा, रिलेटिव चेंज होना चाहिए। तो जब हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, इस तरह से इधर इधर ऐसे ले जाएंगे चुंबक को, तब इनके बीच की दूरी में परिवर्तन होगा, तभी धारा उत्पन्न होगी। इस बारीक बात को आपको समझना होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पर
कि जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर धकेला जाता है तो धारामापी का संकेतक विक्षेपित होता है, जो कुंडली में धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो जो सुई है गैल्वेनोमीटर की यानी धारामापी की, उसमें परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि कुंडली में करंट का फ्लो हो रहा है। कह रहा है यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक दंड चुंबक गति में रहता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब तक बार मैग्नेट या दंड चुंबक गति में रहता है तभी तक ये विक्षेप होता है, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई अपना स्थान परिवर्तन करती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कुंडली C1 में धारा प्रवाहित होती है। जब चुंबक स्थिर होता है तो धारामापी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम चुंबक को स्थिर कर देते हैं या गतिमान ही रहे लेकिन उसमें अगर बीच में जो दूरी है वो परिवर्तित ना हो तो फिर वो चुंबक कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो इसको ध्यान देना है कि अगर हम चुंबक को इस दिशा में ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो भले चुंबक गतिमान है लेकिन कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस बारीक बात को हमें समझना होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब तक दंड चुंबक गति में रहता है, जब चुंबक स्थिर होता है तो धारामापी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है, जो धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत होने को दर्शाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चुंबक को अगर हम पास लाते हैं तो धारा की दिशा जिधर होती है, जब चुंबक को दूर ले जाते हैं तो धारा की दिशा उसके विपरीत होती है। दोनों बातों को समझना है। तो इसके अतिरिक्त जब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर या इससे दूर ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप की दिशाएं उत्तरी ध्रुव की इस प्रकार की गति के विपरीत अपेक्षा विपरीत हो जाती हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम उस चुंबक को उलट दें और दक्षिणी ध्रुव की उत्तरी ध्रुव की बजाय दक्षिणी ध्रुव को पास लाएं या दूर ले जाएं तो जैसा पहले की स्थिति में धारा उत्पन्न हो रही थी उसका उलट उत्पन्न होगी, यानी दिशा में परिवर्तन होगा। तो जैसे हम चुंबक की दिशा में परिवर्तन करते हैं वैसे ही कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब चुंबक को कुंडली की ओर या इससे दूर तेजी से गतिमान किया जाता है तो विक्षेप और इसलिए धारा अधिक प्राप्त होता है। अब यहाँ पर और बात ध्यान देना है कि यदि कुंडली की गति को बढ़ा दिया जाए यानी तेजी से दूर और पास ले जाया जाए तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका प्रवाह यानी कुंडली में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो तेज हो जाता है। और ये पता कैसे चलता है, क्योंकि जो धारा मापी है उसकी सुई में विक्षेप तेजी से होने लगता है। यह भी देखा गया है कि यदि दंड चुंबक को स्थिर रखा जाए तथा इसके बजाय कुंडली C1 को चुंबक की ओर या इससे दूर गतिमान किया जाए तो भी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जरूरी नहीं कि हम चुंबक की स्थिति को परिवर्तित करें, इस कुंडली की स्थिति को भी परिवर्तित करें ताकि इस चुंबक और कुंडली के बीच में दूरी का परिवर्तन हो तो धारा उत्पन्न होगी। कुल मिला के बीच की दूरी परिवर्तित होना चाहिए, चाहे वो चुंबक का स्थान परिवर्तन करके किया जाए या कुंडली का स्थान परिवर्तन करके किया जाए, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। तो चाहे कुंडली को दूर पास ले जाएं या चुंबक को, धारा दोनों स्थिति में उत्पन्न होगी। और जैसे जैसे चुंबक के
ध्रुव को बदलेंगे वैसे इसमें धारा की दिशा बदल जाएगी। यह दर्शाता है कि कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति प्रेरण चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति का प्रतिफल है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, गति नहीं लिखा है, सापेक्ष गति लिखा है, यानी उनके बीच की दूरी में परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गतिमान तो कर दे चुंबक को लेकिन ये बीच की दूरी न बदले। भाई हम ऐसे भी तो गतिमान कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो यहाँ और इस दूरी में परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होगी। सापेक्ष गति होना चाहिए, यानी इसके और इसके बीच की दूरी में घटाव बढ़ाव होना चाहिए मोटी मोटी भाषा में। तो एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो फैराडे और हेनरी ने किया था, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है चित्र 6.2 में दंड चुंबक को बैटरी से जुड़ी हुई एक दूसरी कुंडली C2 से प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिगर दिखाया जा रहा है। तो कह रहा है पहले हम बार मैग्नेट यानी दंड चुंबक रखे थे, अब उसको हटा दिया गया। एक बैटरी से जुड़ी हुई ये दूसरी कुंडली है जो C2 जिसको नाम दिया गया है, इसको यहाँ पर लगाया गया है दंड चुंबक की जगह। तो कह रहा है कि कुंडली C2 में अपरिवर्ती धारा अपरिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ध्यान दीजिए इस कुंडली में हम अपरिवर्ती धारा यानी डायरेक्ट करंट देंगे, डीसी वाली जो परिवर्तित ना हो। दो प्रकार की करंट होती है, एक AC यानी अल्टरनेटिंग परिवर्ती धारा इसको हिंदी में बोलते हैं, और एक होती है डायरेक्ट करंट यानी DC जो अपरिवर्ती धारा होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बैटरी लगा के DC करंट फ्लो करेंगे, अपरिवर्ती धारा। परिवर्ती धारा में ये काम नहीं हो पाएगा सही से, क्यों? क्योंकि बार बार बदलेगी तो समस्या खड़ी होगी। तो अब इसको देखते हैं, पढ़ेंगे वैसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि कुंडली C2 में अपरिवर्ती धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह अपरिवर्ती धारा को ध्यान दीजिएगा, अपरिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते यानी वो बार बार बदलता नहीं है। जैसे ही कुंडली C2 को कुंडली C1 की ओर लाते हैं, धारा मापी पर भी एक विक्षेप दर्शाता है। तो जैसे अभी हम चुंबक को लाते थे पास दूर, वैसे इस दूसरी कुंडली C2 को जब दूर पास लाएंगे तो भी वही स्थिति उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और धारा मापी का जो सुई है वो विक्षेप दर्शाएगा। यह कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत धारा को निर्देशित करता है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि C2 में जब धारा प्रवाहित की गई तो C1 में धारा उत्पन्न हो गई, यानी कहने का मतलब ये है कि इस C2 की प्रेरणा से C1 में धारा उत्पन्न हुई, तो इसलिए इसको प्रेरित धारा बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1 ड्यू टू मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल C2। तो C2 जो विद्युत धारा वाला कॉइल है, इसमें परिवर्तन करने से C1 में धारा उत्पन्न हुई, तो इसकी प्रेरणा से उत्पन्न हुई। जैसे मेरी प्रेरणा से आप डॉक्टर बन जाए, तो मैं भी डॉक्टर, मैंने प्रेरित किया, आप भी डॉक्टर बन गए, तो इसलिए प्रेरित डॉक्टर आपको बोलेंगे। और यहाँ इस धारा के कारण इसमें धारा उत्पन्न हुई, तो इसे प्रेरित धारा बोलेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि यह कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत धारा को निर्देश करता है। जब C2 को दूर ले जाते हैं तो धारा मापी फिर से विक्षेप दर्शाता है, लेकिन इस बार यह विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। तो जैसे चुंबक को दूर ले जाते थे तो पास ले जाने के विपरीत विद्युत धारा उत्पन्न होती थी, उसी प्रकार C2 कुंडली को जब दूर ले जाते हैं तो पास लाने के विपरीत दिशा में C1 कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक कुंडली C2 में गति रहती है। जब कुंडली C2 को स्थिर रखा जाता है तथा C1 गतिमान होता है तो उन्हीं प्रभावों को फिर से देखा जा सकता है। अब इसको स्थिर कर दें, इसको गतिमान करें, तो वही प्रभाव फिर इसमें देखने को मिलेंगे।
यहाँ भी कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति विद्युत धारा प्रेरित करती है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर चुंबकों को हम स्थान परिवर्तन कर रहे थे, यहाँ पर कुंडली का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो भी सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो रही है, यानी दूसरे कुंडली में उत्पन्न हो रही है। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे प्रयोग थर्ड पढ़ने से पहले, कि ये जो नीचे स्टार लगा के लिखा गया है, कह रहा है जब भी कुंडली या लूप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि वे चालक पदार्थों से बने हैं तथा इन्हें जिन तारों से बनाया गया है उन पर अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी है। तो कुल मिला के जो कुंडली या लूप की बात कर रहा है, उसको ये आपको बताना चाहता है कि जो हमने कुंडली और लूप बनाए हैं वे चालक पदार्थों के बने हैं, यानी उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तथा इन्हें जिन तारों से बनाया जाता है उन पर अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी रहती है, यानी उनके ऊपर ऐसे पदार्थ की परत चढ़ी रहती है जैसे आप अगर पकड़ें तो आपको करंट ना लगे। ये कहने को मतलब अवरोधक जो रुकावट उत्पन्न करती है। अब देखिए अगला प्रयोग आ जाता है, प्रयोग नंबर 6.3। तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए 6.3 का फिगर है, इस फिगर को देख के हम लोग समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि उपरोक्त दोनों प्रयोगों में चुंबक तथा कुंडली के बीच तथा दो कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति शामिल है। तो दो अभी जो हमने प्रैक्टिकल देखे ऊपर, उनमें क्या है, गति नहीं सापेक्ष गति। बेशक हम इन दोनों कुंडलियों को गति करा दें, जैसे दो कुंडली हैं, इनको हम अगर ऐसे गति कराएं और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो इसमें, तो इसमें करंट नहीं प्रेरित होगी, यानी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी नहीं बदल रही। जब ऐसे ऐसे गति कराएंगे तो इनके दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा, चाहे इसे दूर ले जाए या पास ले जाए, तब इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ऊपर वाले प्रैक्टिकल के हिसाब से हम बता रहे हैं, अब बाकी इसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक अन्य प्रयोग द्वारा फैराडे ने दर्शाया कि यह सापेक्ष गति कोई अति आवश्यक अनिवार्यता नहीं है। देखिए अब यहाँ पर फैराडे तीसरे प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट में हम ये समझने जा रहे हैं कि जो सापेक्ष गति है कोई अति आवश्यक अनिवार्यता नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं कि आप सापेक्ष गति ही करवाएं। चित्र 6.3 में दो कुंडलियां C1 तथा C2 दर्शाई गई हैं जो स्थिर रखी गई हैं। यहाँ पर ये दोनों कुंडली C1 C2 अपनी जगह पर स्थिर रखी गई हैं। कुंडली C1 को एक धारामापी G से जोड़ा गया है, जबकि दूसरी कुंडली C2 को एक दाब कुंजी K से होकर एक बैटरी से जोड़ा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी लगा करके कुंडली C1 को जोड़ा गया है, जबकि यहाँ पर जो है बैटरी लगी हुई है और ये कुंजी लगाई गई है की, जिसको बटन दाब के हम पंखा या बल्ब जला लेते हैं, तो ऐसे यहाँ लगा दी गई है और C2 से जोड़ दिया गया। अब कह रहा है यह देखा जाता है कि दाब कुंजी के को दबाने पर धारामापी एक क्षणिक विक्षेप दर्शाता है और फिर इसका संकेतक तत्काल शून्य पर वापस आ जाता है। तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे इस बटन को दबाते हैं, स्विच को खट से जैसे दबाया, वैसे ही इसमें हल्का सा विक्षेप उत्पन्न हो गया, चलेगी सुई पर धीरे से रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जैसे इस कुंडली में करंट का फ्लो होता है, यानी परिवर्तन होता है, तो क्षण भर के लिए इसमें करंट उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए करंट के परिवर्तन से भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है इस कुंडली में, धारा परिवर्तन से, क्योंकि जैसे बटन दबाएंगे तो पहले परिवर्तन होगा और जैसे सामान्य स्थिति आ जाएगी, एक निश्चित क्रम में धारा प्रवाह होने लगेगा, तो इसमें फिर विक्षेप नहीं होगा, यानी इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि यह देखा जाता है कि दाब कुंजी के को दबाने पर धारामापी एक क्षणिक विक्षेप दर्शाता है और फिर इसका संकेतक तत्काल शून्य पर वापस आ जाता है।
अब कह रहा है कि यदि कुंजी को लगातार दबा कर रखा जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर कुंजी को हम लगातार दबा करके रखें, इसको यहाँ अंडरलाइन करिए और फिर यहाँ अंडरलाइन करना कि लगातार अगर दबा के रखेंगे तो फिर इस सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। तो वही कह रहा है कि जब कुंजी को छोड़ा जाता है तो फिर से एक क्षणिक विक्षेप होता है, लेकिन यह विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। लेकिन जैसे ही ये इसमें धारा प्रवाह को एक कुंडी बंद करके कुंजी जैसे ही बंद करते हैं तो फिर उल्टी दिशा में इसमें विक्षेप होता है। जैसे पहले इस दिशा में था तो बंद करने पर इस दिशा में होगा और थोड़ी देर में वो फिर बंद हो जाता है, क्षणिक होता है, क्योंकि क्षण भर के लिए फिर इसमें धारा प्रवाह बंद होगा तो इसमें भी बंद हो जाता है। यह भी देखा गया है कि यदि कुंडलियों में उनके अक्ष के अनुदिश एक लोहे की छड़ रख दी जाए तो विक्षेप नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यह भी देखा गया है कि कुंडलियों के अक्ष में अगर लोहे की रॉड रख दी जाए, यहाँ पर लोहे की अगर रॉड रख दी जाए अक्ष में या एक्सिस में, तो ये विक्षेप नाटकीय ढंग से बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पर रख देंगे तो एक तरह से चुंबकत्व उत्पन्न होगा और ये विक्षेप ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो भी हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे उनके विषय में चर्चा की और समझने का प्रयास किया। अब आगे आ जाता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। तो इस चुंबकीय फ्लक्स की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।